17वीं शताब्दी के जो नमूने हैं वह भी अल्बानिया के ही मिलते हैं। आज भी इसमें अन्य भाषाओं के इतने अधिक शब्द शामिल हो गए हैं कि जिससे मूल अल्बानिया का पता लगाना थोड़ा कठिन हो गया है। और पहले यदि देखा जाए तो इनकी जो गणना है अल्बानिया भाषाओं की वह ग्रीक भाषाओं के अंतर्गत भी की जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में इसका जो प्रारूप है वह एक स्वतंत्र भाषा के रूप में ही है। शतम वर्ग की जो तीसरी जो प्रमुख भाषा है, क्रम में तो हम इसको प्रमुख नहीं कह सकते, क्योंकि चाहे कोई भी भाषा हो उस भाषा का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। कहने के लिए हम भले कह दें क्रम में, कहने के लिए भले ही हम क्रम में किसी को आगे पीछे रखें, चाहे आर्मेनियन को, चाहे अल्बानिया को, चाहे बाल्टो स्लाविक को, आर्य भारत ईरानी को, लेकिन इस क्रम में बाल्टो स्लाविक भाषाएं शतम वर्ग की एक महत्वपूर्ण भाषा है। ये जो भाषा है वह पूर्वी यूरोप के एक बहुत बड़े भूभाग में फैली हुई है। इसके अंतर्गत जो दो भाषा समुदाय हैं वे हैं बाल्टिक और स्लाविक, लेकिन इन दोनों में बहुत अधिक पारस्परिक अंतर है और इसीलिए पारस्परिक अंतर के कारण भी इन दोनों भाषाओं को एक ही शाखा में रखा जाता है। जहाँ तक बाल्टिक का संबंध है, अगर हम बाल्टिक समुदाय को देखें तो इसकी 3 भाषाएं हैं, एक प्रूसियन है, एक लैटिक है और तीसरी जो है वह लिथुआनियन है। प्रूसियन का स्थान वर्तमान समय में जर्मन भाषा ने ले लिया है। लैटिक भाषा जो है वह लाटेविया की भाषा है और लिथुआनियन जो है वह बाल्टिक प्रदेश की भाषा है। भारोपीय परिवार के अधिक निकट होने के कारण यदि देखा जाए तो प्राचीनता की दृष्टि से ये अपने परिवार की भाषाओं में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। स्लाविक भाषाओं के संदर्भ में यदि देखा जाए तो इसके जो प्राचीनतम नमूने हैं वह मिशनरियों के द्वारा 9वीं शताब्दी में जो अनुदित किए हुए बाइबल थे उसमें इसके नमूने मिलते हैं। इसकी मुख्य भाषाओं में यदि देखा जाए स्लाविक भाषाओं की मुख्य भाषाओं के रूप में तो चेकोस्लोवाकिया की चेक भाषा है, पोलैंड की पोलिश है और रूसी भाषाएं भी इसके अंतर्गत आती हैं। स्लाविक भाषाओं में पारस्परिक समानता जो है वह बहुत अधिक है। शतम वर्ग के जो महत्वपूर्ण भाषा वर्ग है, जैसा मैंने पहले भी कहा फिर कह रहा हूँ, जो महत्वपूर्ण भाषा वर्ग है वह है आर्य या भारत ईरानी भाषाएं, क्योंकि इस भाषा वर्ग से ही हमारी भाषाओं का जो संबंध है वह पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमारी दृष्टि में ये भाषाएं जो हैं, ये भाषा वर्ग जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा वर्ग हमारे लिए हैं, हमारी साहित्य की दृष्टि से। नहीं, वैसे ध्यान देंगे तो दुनिया की दृष्टि से भी है, क्योंकि जिस तरीके से हमने केंटुम वर्ग में ग्रीक का स्थान देखा था, लैटिन का स्थान देखा था, उसी तरह इस वर्ग में संस्कृत का भी वही स्थान है और उतनी ही पुरानी भाषा इसको भी माना जाता है। पुनः साथ साथ यह तो है ही कि हम जिस भाषा को पढ़ते हैं, जिन भाषाओं के संपर्क में रहते हैं, वे सारी भाषाएं इसी कुल की भाषा है। इस पर अब आप गहराई से और विस्तार से विद्यार्थियों को के सामने अपनी बात रखें। सबसे बड़ी बात जो है वह यह है कि यह भारत और ईरान के आर्यों की भाषा है। भारत और ईरान के आर्यों की भाषा होने के कारण
इसे भारत ईरानी या आर्य भाषा की संज्ञा से इसे अभिहित किया गया है। भारत ईरानी या आर्य भाषा जो है वह 3 समुदायों में विभक्त है। इसका पहला समुदाय जो है वह दरद समुदाय के नाम से जाना जाता है। दूसरा समुदाय ईरानी समुदाय के नाम से जाना जाता है और तीसरा समुदाय जो है वह भारतीय समुदाय के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले दरद समुदाय पर प्रकाश डालते हुए, दरद अर्थात क्या? दरद शब्द जो है वह संस्कृत का शब्द है और यह शब्द जो है वह पर्वत के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अगर हम दरद का अर्थ पर्वत है तो इतना तो अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि इस समुदाय की जो भाषाएं हैं वह पर्वतीय प्रदेश की भाषा होनी चाहिए। है या नहीं ये अलग का प्रश्न है, लेकिन नाम से हमारे मन में ये प्रकाश तो होना ही चाहिए, आना ही चाहिए कि अगर दरद का अर्थ पर्वत है तो इसके आसपास की भाषाएं जो हैं वह पर्वतीय होंगी। और यह सच भी है कि पर्वतीय प्रदेश की भाषा होने के कारण इसे दरद संज्ञा दी गई है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे पैसाची नाम दिया है दरद को, और उनका जो तर्क है वह यह है कि पुराणों के अंतर्गत इसके बोलने वाले जो थे वे पिशाच जाति के थे और इसीलिए उन्होंने इसका एक नाम पैसाची भी दिया। रूप रचना की दृष्टि से देखें तो दरद समुदाय की जो भाषाएं हैं वह भारतीय और ईरानी भाषाओं के बीच की हैं, अर्थात भारतीय और ईरानी भाषाओं की मध्यवर्ती हैं। किंतु अगर हम थोड़ा और गहराई से देखें तो जो बात उभर कर आती है वह यह है कि दरद समुदाय जो है वह ईरानी समुदाय की अपेक्षा भारतीय समुदाय के अधिक निकट है। इसके दरद समुदाय के 3 मुख्य उपवर्ग हैं जो इस नाम से जाने जाते हैं। वे नाम हैं खोआरी, काफिरी और मुख्य दर्दी। ये भाषाएं जो हैं वह कश्मीर और उसका कश्मीर का जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है उन प्रदेशों में ये भाषाएं बोली जाती हैं। इसकी मुख्य भाषा जो है वह कश्मीरी है। 14वीं शताब्दी का जो पुराना साहित्य उपलब्ध होता है वह इसी में उपलब्ध होता है। साथ ही साथ इसका जो शैव साहित्य है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य है। दरद समुदाय के बाद जो दूसरा समुदाय है वह है ईरानी समुदाय। ईरानी समुदाय की जो प्राचीनतम भाषाएं हैं वे हैं पारसिक या पारसी और मीडीय अथवा अवेस्ता हैं। ग्रियर्सन के अनुसार यदि देखा जाए तो ग्रियर्सन का उल्लेख भाषा विज्ञान में इसलिए कई क्षेत्रों में आता है क्योंकि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भाषा विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसीलिए जब हम भारतीय आर्य भाषाओं का अध्ययन करते हैं उसमें उसके विभाजन में और कई स्थानों पर जॉर्ज ग्रियर्सन जो हैं वह हमारी नज़र के समक्ष तैरते रहते हैं। इन्होंने जो 2 समुदाय रखा है इसमें वह हैं पारसिक और पारसिकेतर। विकास की दृष्टि से यदि देखा जाए तो ईरानी भाषाओं की 3 अवस्थाएं। इन 3 अवस्था में के पर प्रकाश डालते समय इसकी अगर पहली अवस्था पर यदि हम नज़र डालें तो इसकी जो प्राचीन भाषाएं हैं वह पुरानी फारसी और अवेस्ता हैं। पुरानी फारसी दक्षिण पश्चिम ईरान की भाषा थी। यह उस समय की प्रशासकीय भाषा के अतिरिक्त अंतः प्रांतीय भाषा भी थी। अवेस्ता
जो है वह धर्म भाषा है, उसका रूप जो है वह ऋग्वेद की भाषा के अधिक समीप है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऋग्वेद की जो भाषा है और ऋग्वेद को हम जिस नज़रिए से वेदों को देखते हैं, हमारा देश, हमारा समाज ठीक उसी तरह जो है वह अवेस्ता भी वहाँ की धर्म भाषा है और उसे भी उसी नज़रिए से देखा जाता है। ईरानी की जो दूसरी अवस्था वेद की भाषाओं के ढेरों शब्द या अवेस्ताओं के ढेरों शब्द एक दूसरे से एकदम मिलते जुलते हैं और स्वाभाविक भी है मिलना जुलना, क्योंकि दोनों भाषाएं जो हैं वे एक ही उपवर्ग की हैं। जब हम खड़ी बोली और गुजराती की चर्चा करते हैं तो खड़ी बोली और गुजराती की चर्चा में भी ये चीज़ें उभर कर आती हैं कि कई गुजराती के ऐसे शब्द हैं जो ब्रज में प्रयुक्त होते हैं, या कई गुजराती के ऐसे शब्द हैं कि जिनका प्रयोग ब्रज की भाषाओं में हुआ है। तो जब हम इस पर नज़र डालते हैं तो निश्चित तौर पर ये बात उभर कर आती है कि चाहे गुजराती है, चाहे राजस्थानी है, चाहे पश्चिमी हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं, उन तमाम बोलियों और भाषाओं का जो उद्भव है वह सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से ये चीज़ें आएंगी मूल एक होने के हाँ, मूल एक होने के कारण, और मूल एक होने के कारण ये चीज़ें भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं, अवेस्ता और यानी अरबी और इसमें वेदों की भाषा में, संस्कृत में। दूसरी अवस्था जो है वह पुरानी फारसी के विकसित भाषाओं की जो प्रतिनिधि भाषा है वह है पहलवी, जिसका विकास ईसा की 3री और 7वीं शताब्दी के बीच हुआ। इससे अनेक आधुनिक ईरानी भाषाएं विकसित हुई हैं, ठीक उसी प्रकार कि जैसे मध्य युग में जो मध्ययुगीन जो प्राकृत थे, उन मध्ययुगीन प्राकृतों से हिंदी की नवीन हमारे देश की नवीन जो आर्य भाषाएं हैं वे विकसित हुई हैं। अवेस्ता की जो दूसरी स्थिति है वह निश्चित नहीं है, क्योंकि उसमें मध्यकाल की जो सामग्री है वह उपलब्ध नहीं होती है। इसकी जो तीसरी अवस्था है वह है, तीसरी अवस्था में पश्तो, बलोची, पामीरी और नवीन फारसी आदि आधुनिक ईरानी भाषाएं आती हैं। ईरानी भाषाओं में फारसी जो है वह अत्यधिक महत्व की भाषा है। एक समय था कि जब हमारे वहाँ मुगलों का शासन था तो ये भाषा हमारे यहाँ भी प्रशासनिक भाषा के रूप में और व्यवहार में थी। इस तरह से ईरानी समुदाय की ये 3 अवस्थाएं हैं। इसके बाद आर्य भारत ईरानी परिवार का जो तीसरा समुदाय है वह तीसरा समुदाय भारतीय समुदाय है, और मैं ये चाहूँगा कि भारतीय समुदाय पर आप प्रकाश डालिए। भारतीय समुदाय की भाषा में प्रमुख रूप से जो नाम लिया जाता है, क्योंकि यहाँ का आदि ग्रंथ जो है वह वेद है, और वेद की भाषा को संस्कृत भाषा कहते हैं। लिखित भाषा का रूप और बोलचाल की भाषा के रूप में दोनों में फ़र्क होता है, लेकिन अध्ययन के लिए जो हमें इतिहास से सामग्री मिलती है वह लिखित रूप में ही सुरक्षित रह पाती है, और उसके अध्ययन से हम लोक रूप को भी जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए संस्कृत और लौकिक संस्कृत यानी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, यहाँ से भारतीय आर्य भाषा का प्रारंभ होता है। वेद की भाषाओं के अध्ययन के माध्यम से ही हमारे विद्वानों ने लौकिक संस्कृत का भी विधान किया, उसी में से उसके शब्दों को ढूंढते भी हैं, और जो लिखित रूप है यानी साहित्यिक रूप उसको कह सकते हैं, परिनिष्ठित रूप कह सकते हैं, वहीं से हमारे यहाँ भाषा का विकास शुरू हुआ। अब यहाँ जो भाषा का विकास शुरू हुआ, क्योंकि मूल रूप से हमें एक चीज़ जान लेना चाहिए
क्योंकि भाषाओं के अध्ययन से एक चीज़ तो स्पष्ट होती है कि आर्य जो थे वो यहाँ के मूलतः निवासी नहीं थे, बाहर से आए थे। द्रविड़ जो कुल माना जाता है उसको यहीं का मूल माना जाता है। चूँकि हम भारोपी परिवार यानी आर्य भाषा की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत से ही शुरू होती है। यह व्याख्यान मैं समझता हूँ यहीं तक इस भारतीय आर्य भाषा पर जाने के लिए आज यह पूर्व पीठिका जो आपने उपलब्ध कराई, मैं समझता हूँ हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होगी और निश्चित तौर पर हमारे विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे और भारतीय आर्य भाषाओं के अध्ययन में उनको निश्चित तौर पर काफ़ी सुगमता और मदद मिलेगी। आप इस प्रोग्राम में आए, विद्यार्थियों को पठनीय सामग्री प्रस्तुत की। यहीं पर हम इस व्याख्यान को पूर्ण करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।